जी, तो प्रोसेस मॉडल के चैप्टर के अंदर हमारे पास यहाँ पर हमने इसमें वाटरफॉल मॉडल को देख लिया, इंक्रीमेंटल मॉडल देख लिया, एवोल्यूशनरी मॉडल्स के अंदर प्रोटोटाइपिंग मॉडल को भी हमने देख लिया। एवोल्यूशनरी मॉडल्स बेसिकली आपके पास चेंज को सपोर्ट करने के लिए बनाए गए हैं, जिसमें हमने प्रोटोटाइपिंग मॉडल को देखा कि पहले हम रिक्वायरमेंट के बाद प्रोटोटाइप के ऊपर काम करते हैं, उसके बाद फिर हम बाकी की जो हमारे पास एक्टिविटीज होती हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद हम आ रहे हैं स्पाइरल मॉडल की तरफ, यानी ये जो एवोल्यूशनरी मॉडल की सेकंड टाइप है हमारे पास स्पाइरल, इसके ऊपर आ रहे हैं। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझिएगा। देखें, स्पाइरल मॉडल जो है बेसिकली ये आपका प्रोटोटाइपिंग मॉडल ही होता है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एक नई चीज ऐड कर दी जाती है जिसको हम कहते हैं रिस्क ड्रिवन प्रोसेस मॉडल। यानी सिंपल अल्फाज में अगर आप इसको समझें तो स्पाइरल मॉडल के अंदर आप सेम वही काम कर रहे होते हैं जो आप प्रोटोटाइप के अंदर के, यानी आप पहले आप प्रोटोटाइप बनाते हैं, प्रोटोटाइप के बाद आप कोडिंग करते हैं। स्पाइरल मॉडल के अंदर भी आप सेम चीज करते हैं। स्पाइरल मॉडल के अंदर पहले आप प्रोटोटाइप बनाएंगे, प्रोटोटाइप के बाद आगे वाले फेजेस पर काम करेंगे। इसमें सिर्फ फर्क ये होता है कि इसके अंदर हम रिस्क को चेक कर रहे होते हैं कि जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं उसके अंदर रिस्क कितना आने वाला है। रिस्क क्या होता है अभी मैं थोड़ी देर में इसकी बात करता हूँ। It couples the iterative nature of prototyping with the controlled and systematic aspect of waterfall model and is a risk-driven process model generator that is used to guide multi-stakeholders। अब यहाँ पर एक चीज और मैं क्लियर करता जाऊं कि स्पाइरल मॉडल जो है छोटे प्रोजेक्ट के लिए कभी भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब आपके पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसके अंदर मल्टीपल आपके पास क्लाइंट्स हैं, यानी मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं जो आपसे काम करवा रहे हैं, उस वक्त आपके पास ये स्पाइरल मॉडल एक अच्छी अप्रोच है। छोटे प्रोजेक्ट के लिए स्पाइरल मॉडल बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं होती है, ये आपको दिमाग में रखना है। अभी तक हमने क्या देखा कि स्पाइरल मॉडल जो है ये प्रोटोटाइपिंग मॉडल ही होता है। इसके अंदर एक नई चीज ऐड कर दी जाती है जिसको हम कहते हैं रिस्क ड्रिवन प्रोसेस मॉडल। यानी इसके अंदर हम चेक करते हैं कि जो चीज हम बनाने जा रहे हैं उसके अंदर रिस्क कितना है। रिस्क को अभी मैं थोड़ी देर में डिफाइन करता हूँ। A series of evolutionary releases are delivered। अब यहाँ पर बात हो रही है स्पाइरल मॉडल के अंदर क्या होता है कि आप कुछ कुछ प्रोडक्ट को बनाकर डिलीवर करते हैं, यानी टुकड़ों के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पर डिलीवर कर रहे होते हैं। A series of evolutionary releases are delivered। evolutionary प्रोसेस फ्लो के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पहले। तो evolutionary releases are delivered during the early iterations। the release might be a model or prototype। यानी शुरू के अंदर जो चीज आप डिलीवर करेंगे वो जरूरी नहीं है कि वो आपका वर्किंग सॉफ्टवेयर ही वो हो सकता है आपका एक प्रोटोटाइप आप डिलीवर करें। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्पाइरल मॉडल जो है बेसिकली ये आपका प्रोटोटाइपिंग मॉडल ही होता है। तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल में हम शुरू में क्या करते हैं, पहले हम प्रोटोटाइप को डिलीवर करते हैं। और स्पाइरल मॉडल जो है एवोल्यूशनरी फ्लो के ऊपर काम कर रहा है, यानी ये कुछ पीसेस के अंदर आपकी चीज को डिलीवर करेगा। तो ड्यूरिंग द अर्ली इटरेशन, यानी शुरू के अंदर जो चीज आप डिलीवर कर रहे हैं वो हो सकता है कि आपका एक प्रोटोटाइप हो। ड्यूरिंग लेटर इटरेशन, यानी बाद में जो चीज आप डिलीवर करेंगे वो मोर कंप्लीट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर होगा। यानी पहले में आपने प्रोटोटाइप को डिलीवर किया, प्रोटोटाइप डिलीवर करने के बाद आपने उसके ऊपर थोड़ा काम किया प्रोटोटाइप में, फिर आपने उसको डिलीवर किया। तो वो कुछ हिस्सा आपने अपने सॉफ्टवेयर का, वर्किंग सॉफ्टवेयर का डिलीवर किया। उसके बाद फिर उससे ज्यादा आपने काम किया। उसके बाद फिर इस तरह करते करते आप एक सर्कुलर मैनर के अंदर स्पाइरल मॉडल के अंदर काम करते हैं। Good to develop large scale system as software evolves as the process progresses and risk should be understood and properly reacted to। अब यहाँ पर पर जो बात हो रही है कह रहे हैं कि ये जो लार्ज स्केल सिस्टम होते हैं, यानी जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके लिए आप स्पाइरल मॉडल को इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज इसमें लिखी हुई है कि रिस्क को आपने यहाँ पर मेजर करना है। रिस्क को आपने अच्छे से समझना है कि इसके अंदर कितना रिस्क है, और रिस्क को डील करने के लिए हम यहाँ पर प्रोटोटाइपिंग अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे हैं। होपफुली यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। सिवाय रिस्क क्या है यहाँ पर वो चीज आपको समझ में नहीं आई होगी। मैं पहले आपको इसके डायग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको चीजें यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाए। स्पाइरल मॉडल को समझने के लिए एक स्पाइरल शेप यहाँ पर बनाई गई है जिसके आप इन्होंने 5 हिस्से कर दिए हैं, और 5 हिस्से अगर आप देखें तो हमारे पास वही 5 एक्टिविटीज हैं जो हमने प्रोसेस एक्टिविटीज के अंदर देखी थी।
कम्युनिकेशन है, प्लानिंग है, मॉडलिंग है, कंस्ट्रक्शन है और डिप्लॉयमेंट है। तकरीबन चीजें वही हैं यहाँ पर, लेकिन प्लानिंग वाली एक्टिविटी के अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो रिस्क एनालिसिस यहाँ पर लिखा हुआ है, ये तकरीबन एक नई चीज आपके लिए होगी। बाकी तकरीबन चीजें कम्युनिकेशन में आप रिक्वायरमेंट गेट करते हैं, प्लानिंग में आप स्केजुलिंग एस्टिमेशन वगैरह करते हैं, मॉडलिंग के अंदर आप डिजाइन बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन में कोडिंग और टेस्टिंग होती है, डिप्लॉयमेंट में आप डिलीवरी कर रहे होते हैं। तो तकरीबन चीजें वही हैं, सिर्फ एक यहाँ पर एक नई एक्टिविटी ऐड की गई है प्लानिंग फेज के अंदर, जो है रिस्क एनालिसिस। अब देखें ये काम किस तरह करता है, बिल्कुल इनर साइकिल के अंदर आप यहाँ पर आए तो शुरू के अंदर आपने कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन के बाद आपने प्लान किया, प्लान के बाद आपने मॉडल बनाया, मॉडल के बाद उसको कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपने उसको डिलीवर किया। अब जैसे मैंने पिछली स्लाइड के अंदर आपको बताया कि स्पाइरल मॉडल के अंदर जो पहली आपके पास इटरेशन होती है, यानी यहाँ पर ये जो पहला साइकिल आपका खत्म होगा, यहाँ पर आप कोई ना कोई चीज डिलीवर करेंगे अपने क्लाइंट को। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो चीज आप डिलीवर कर रहे हैं वो आपका एक वर्किंग प्रोडक्ट हो, वो एक प्रोटोटाइप भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने प्रोटोटाइप दिया, यहाँ से फिर आप दोबारा कम्युनिकेशन करेंगे, फिर प्लानिंग करेंगे, फिर मॉडलिंग करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, डिप्लॉयमेंट करेंगे। इस तरह करते करते आप इन चीजों को एक स्पाइरल शेप के अंदर, यानी एक सर्कुलर मैनर के अंदर आपका स्पाइरल मॉडल काम कर रहा होता है, जिसके अंदर ये पांचों एक्टिविटीज अपने आप को रिपीट कर रही होती हैं। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। स्पाइरल मॉडल के अंदर हम टाइम टू टाइम अपनी प्रोडक्ट को डिलीवर करते रहते हैं, जैसे जैसे हमारी चीज बनती चली जाती है हम अपने क्लाइंट को डिलीवर करते रहते हैं, और फिर उससे हाथ के हाथ फीडबैक भी लेते रहते हैं, ताकि अगर उसको कोई चीज उसके अंदर चेंज करवानी हो तो वो हम उसके अंदर चेंज करके उसको प्रोवाइड कर सकें। यहाँ तक होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं रिस्क एनालिसिस की, कि रिस्क होता क्या है और रिस्क को एनालाइज किस तरह किया जाता है। देखो, जब बहुत ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं ना, तो वहां पर रिस्क आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। रिस्क से यहाँ पर मुराद ये है कि अगर आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम भी लगाना होगा, उसके अंदर आपके बहुत ज्यादा पैसे भी लग सकते हैं, और उसके अंदर आपके बहुत ज्यादा लोगों की मेहनत भी लग सकती है। तो यहाँ पर आपको कॉस्ट को देखना होगा। एक चीज मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूं, कॉस्ट से मुराद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर सिर्फ पैसा नहीं होता है। अगर हम नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर बात करें तो कॉस्ट की जब हम बात करते हैं, कॉस्ट तो इसका मतलब होता है कि हम कितना उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं या कितना उसके ऊपर हम पैसा लगा रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं होता है, बल्कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर कॉस्ट का मतलब होता है कि हम उसके अंदर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसके ऊपर कितना पैसा लगा रहे हैं, और उसके ऊपर हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये तीन चीजें हमारे पास कॉस्ट के अंदर आ जाती हैं, यानी हम उसके अंदर रिसोर्सेज अपने कितने इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन रिसोर्सेज का, यानी टाइम का, अपने पैसे का और अपने रिसोर्सेज का आप एक एनालाइज करते हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट इस वर्थ का है, कि जब हम इसको फाइनली डिलीवर करेंगे तो क्या एक वर्किंग प्रोडक्ट इस लेवल की हमारे हाथ में आएगी कि हम इसके ऊपर अपना इतना पैसा लगा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो पैसा हमारा सारा का सारा जाया हो जाए, या हम अपना जो 1 साल 2 साल इतने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर लगा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम इसके ऊपर 2 साल लगाने से बेहतर है किसी और जगह पर 2 साल लगाते तो हमें ज्यादा अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं। तो ये चीज होती है हमारे पास रिस्क एनालिसिस, कि जो आपके पास इस वक्त प्रेजेंट के अंदर कंडीशन मौजूद है, यानी जो आपके प्रोजेक्ट की प्रेजेंट कंडीशन है, उस प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए आप अपनी चीज को एनालाइज करते हैं, यानी आप अपने रिसोर्सेज को एनालाइज करते हैं, आप रिस्क को मेजर करते हैं कि यहाँ पर टाइम लगाना हमारे लिए सही होगा, इसके ऊपर मजीद खर्चा करना हमारे लिए सही है या नहीं है, इसके ऊपर मजीद रिसोर्सेज लगाना हमारे लिए सही है या नहीं है, यानी ये प्रोजेक्ट इस वर्थ का है भी या नहीं कि हम इसके ऊपर अपनी तमाम चीजें लगा दें और आखिर के अंदर हमें कोई चीज डिलीवर होकर मिले ही ना, या क्लाइंट इसको आखिर के अंदर जाकर बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दे कि भाई आपने ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं बनाई है। तो प्लानिंग वाले फेज के अंदर, स्पाइरल मॉडल के अंदर, यहाँ पर एक नई एक्टिविटी आती है जिसको हम कहते हैं रिस्क एनालिसिस। इसके अंदर हम चीजों को मेजर कर रहे होते हैं कि जो चीज बनने वाली है वो सही तरीके से बनेगी या नहीं बनेगी, हमारे पास रिसोर्सेज इतने ज्यादा अवेलेबल हैं या नहीं है, कहीं इसके ऊपर बहुत ज्यादा हम खर्चा तो नहीं कर रहे हैं, या कहीं बहुत ज्यादा खर्चा, यानी इतने हमारे पास पैसे हैं ही नहीं जो इस सॉफ्टवेयर की डिमांड है। इस तरीके की तमाम चीजें
हम अपने रिस्क एनालिसिस वाली एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर परफॉर्म कर रहे होते हैं। यहाँ पर स्पाइरल बनाने की वजह यानी इसको इंक्रीमेंट के अंदर तोड़ने की वजह ही यही है कि जब बहुत ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा होता है तो वहां पर टाइम बहुत ज्यादा लगता है, वहां पर खर्चा बहुत ज्यादा होता है, वहां पर लोगों की मेहनत या रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लग रहे होते हैं। तो इसीलिए हम इसको पीसेस के अंदर चीजों को डिलीवर कर रहे होते हैं, ताकि एक पीस डिलीवर होने के बाद हम दोबारा से रिस्क को एनालाइज करें कि एक चीज जो डिलीवर हो गई है क्या वो इस वर्थ की बनी है, क्या उसके अंदर जो खर्चा हुआ है वो मैनेजेबल है भी या नहीं है, या उसके अंदर जो रिसोर्सेज हमने लगाए हैं वो मैनेजेबल है भी या नहीं है, और आने वाले जो हमारे पास इटरेशन है या आने वाले जो इंक्रीमेंट्स हैं क्या उनके लिए हमारे पास इनफ रिसोर्सेज और इनफ टाइम अवेलेबल है कि हम उसको कंप्लीटली तौर पर बना सकेंगे या नहीं बना सकेंगे। तो ये होती है हमारे पास रिस्क एनालिसिस। अगर पहली और दूसरे इंक्रीमेंट के बाद आपको ये लगता है कि आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर मजीद काम नहीं कर सकते, या आपके पास रिसोर्सेज वगैरह नहीं है, या आप इसके ऊपर और ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाह रहे हैं, तो फिर आप इस प्रोजेक्ट को वहीं पर स्टॉप करके दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये चीज होती है हमारे पास रिस्क एनालिसिस एक्टिविटी के अंदर। तो होपफुली आपको स्पाइरल मॉडल भी अच्छे तरीके से अब समझ में आ चुका होगा। स्पाइरल मॉडल को अगर आप यहाँ पर डायग्राम में देखकर समझेंगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर तकरीबन काम वही है, सिर्फ स्पाइरल मॉडल के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, मल्टीपल पीसेस के अंदर अपनी प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं, और प्लानिंग वाले फेज के अंदर आपके पास एक नई एक्टिविटी होती है जिसको हम कहते हैं रिस्क एनालिसिस। और स्पाइरल मॉडल जो है ये सिर्फ बड़े बहुत ज्यादा जो बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा आपको टाइम रिक्वायर होता है और बहुत ज्यादा वहां पर पैसा वगैरह रिक्वायर होता है, तब जाकर आप स्पाइरल मॉडल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ताकि आप टाइम टू टाइम रिस्क को एनालाइज कर सके। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर अब हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज समझ में ना आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं।